गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। आज अपन क्लास 10th का अपना टॉपिक है पाचन तंत्र के अंदर अपने पढ़ लिया था, पाचन अंग सारे पढ़ लिए थे। कल अपना टॉपिक फिनिश हो गया था। आज अपन पाचन तंत्र के अंदर ग्रंथियां पाई जाती हैं, उन ग्रंथियों से कौन से हार्मोन व पाचक रस एंजाइम स्त्रावित होते हैं उनके बारे में अपन डिटेल से पढ़ते हैं। तो आओ अपन शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। पाचन तंत्र के अंदर अंग अपने हो गए थे, अपनी हेडिंग है पाचक ग्रंथियां, डाइजेस्टिव ग्लैंड, पाचक ग्रंथियां। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। देखो, पाचक ग्रंथियों को 3 प्रकार में बांटा गया है, 3 प्रकार में। तो मानव के आहार नाल में ग्रंथियों के अलावा पाचक ग्रंथियां पाई जाती है। पाचक ग्रंथियां पाई जाती है। अब उनका 3 भागों में बांटा गया। 3 कौन कौन सी? सबसे पहली है लार ग्रंथि, लार सैलिवरी ग्लैंड। दूसरी है अग्नाशय ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि। और तीसरी है अपनी यकृत ग्रंथि, जो मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण व सबसे बड़ी ग्रंथि है। अब देखो, इन ग्रंथियों का क्या कार्य है, स्थिति, लंबाई क्या क्या है, उनको अपन एक एक से डिटेल में पढ़ेंगे। अब लार ग्रंथियों को जैसे 3 भागों में बांटा गया, इसका क्या कार्य है वो अपन एक एक से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले वापस अपन हेडिंग डाल दें, लार ग्रंथि। लार ग्रंथि, लार ग्रंथि। देखो, सबसे पहला ये मुख में लार उत्पन्न करती, लार उत्पन्न करती है। कौन सी ग्रंथि? लार ग्रंथि। समझ में आ गया। फिर दूसरा है लार सेवी तरल तथा सिपसिपा श्लेष्मा का मिश्रण पाया जाता है। यानी सेवी तरल भी होती है तथा सिपसिपा श्लेष्मा, सिपसिपे श्लेष्मिक मिश्रण होता। फिर तीसरा पॉइंट हो जाएगा अपना सेवी तरल भोजन को गीला करते हैं, भोजन को गीला करते हैं। यानी भोजन को गीला करने का कार्य, सॉरी सिरवी नहीं सिरमी, भोजन को गीला करने का कार्य करते हैं। चौथा पॉइंट हो जाएगा श्लेष्मिक लुब्रिकेंट के तौर पर कार्य करती है। देखो, एक बार मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, ये मुख में लार उत्पन्न करती है। अब आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले, मुख के अंदर लार कौन सी ग्रंथि पैदा करती है, तो लार ग्रंथि करती है। लार सिर पूछ ले, इसका पदार्थ कैसा पाया जाता है, लिक्विड कैसे फॉर्म में होती है, तो आपको लार सिरमी तरल तथा सिपसिपे श्लेष्मी स्त्रावण का करती है। अब तरल देखो, सिरमी तरल भोजन को गीला करते हैं और श्लेष्मिक लुब्रिकेंट के तौर पर क्या करती है, कार्य करती है। फिर है कि लार का मुख्य कार्य है कि भोजन के अंदर स्टार्च का
पाचन करता, भोजन का चिपचिपा बनाना, भोजन को घुलनशील बनाना, मुख के अंदर जीभ व दांतों की सफाई करना मुख गृहिका की। वो अपन एक एक डिटेल के बारे में पढ़ते हैं। 4 पॉइंट हो गए। फिर नेक्स्ट पॉइंट है अपना पांचवा पॉइंट है लार का मुख्य कार्य। लार का मुख्य कार्य भोजन में उपस्थित स्टार्च का पाचन करना। स्टार्च का पाचन करना समझ में आ गया। लार का मुख्य कार्य भोजन में उपस्थित स्टार्च का पाचन करना। फिर हो जाएगा भोजन को सिकना व घुलनशील बनाना। सिकना व घुलनशील बनाने का कार्य कौन करती है? लार ग्रंथि। समझ में आ गया। लार घुलनशील बनाना समझ में आ गया। फिर आगे वाला पॉइंट है अपना लास्ट पॉइंट, लार मुख ग्रसनी दांतों व जीभ की सफाई करने का कार्य करते हैं। सफाई करने का कार्य करते। समझ में आ गया। लार का मुख्य कार्य क्या है? भोजन में उपस्थित स्टार्च का पाचन करना, मुख में पाचन करना। कैसे भी लिख सकते हो? मुख में पाचन करना, मुख में स्टार्च का क्या करना? पाचन करना। और भोजन को सिकना व घुलनशील बनाना, है ना, लिक्विड। लार मुख ग्रसनी दांतों व जीभ की सफाई करने का कार्य करते हैं। अंदर सफाई करने का कार्य करती है। ये हो गए लार ग्रंथि के मुख्य कार्य। फिर अपन पढ़ते हैं लार ग्रंथियों को 3 भागों में बांटा गया है। वो 3 भाग कौन से? उससे पहले आप नोट कर सकते हो। मुख ग्राहिका, मुख ग्राहिका व दांतों जीभ की सफाई करनी, यानी सफाई करने का कार्य कौन करती है? लार। एंटी क्लॉक घुमाती है अंदर शरीर के अंदर। फिर नेक्स्ट है अपने भाई प्रकार। लार ग्रंथि को 3 भागों में बांटा गया है। अब एक एक भाग के इंपोर्टेंट कार्य है वो मैं अभी समझाता हूं आपको। सबसे पहला है कर्ण पूर्व ग्रंथि। दूसरा हो जाएगा अपना अधोजम ग्रंथि। अधोजम या ऐसे भी बोलते हैं असूमुखीय ग्रंथि, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सब मैंडिबुलर, और इसको बोलते हैं पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड। फिर तीसरा हो जाता है अधोजीवा ग्रंथि। समझ में आ गया। 3 भागों के अंदर बांटा गया है और इनको इंग्लिश में बोलते हैं सबलिंगुअल ग्लैंड। सबसे पहला पैरोटिड ग्लैंड, दूसरा है सब मैंडिबुलर ग्लैंड और तीसरा है सबलिंग ग्लैंड। समझ में आ गया। अब इनके एक एक के बारे में अपन पढ़ते हैं। अब देखो इधर देखना। अब लार ग्रंथियों को 3 भागों में बांटा गया है। देखो कर्णपूर्ण ग्रंथि का क्या कार्य है? कर्णपूर्ण ग्रंथि का ये गालों के अंदर पाई जाती है, जिसे
तरल पदार्थ का स्त्रावण करते हैं। ये एक मिश्रित ग्रंथि है, दूसरी सब अधोजम यानी सब मैंडिबुलर ग्लैंड, ये एक मिश्रित ग्रंथि है जो तरल व श्लेष्मा दोनों का स्त्रावण करती है। और ये वाली ग्रंथि अधोजीवा ग्रंथि ये श्लेष्मा का स्त्रावण करती है जो जीवा के नीचे भाग पर पाई जाती। देखो ये गालों के अंदर पाई जाती है यहाँ पे, और ये जीवा के नीचे पाई जाती है। और इन दोनों का मिश्रण ये है, दोनों का पदार्थों का मिश्रण तथा दोनों के मीन यानी मध्य भाग में पाई जाती है। समझ में आ गया? तो इनके बारे में लिख सकता हूं ये मैं ऐसे, इसका पहला हो जाएगा, ये गाल में पाई जाती है, गाल में पाई जाती है। फिर इसका दूसरा पॉइंट हो जाएगा कि ये तरल का, ये सीरमी तरल का स्त्रावण करती है, ये सीरमी तरल का स्त्राव करती है। समझ में आ गया? गाल, ठीक है। फिर इसका देखो, इसके मैंने 2 पॉइंट, ये मिश्रित ग्रंथि है। कौन सी ग्रंथि है? मिश्रित ग्रंथि है, ये एक मिश्रित ग्रंथि है। और दूसरा हो जाएगा ये तरल व श्लेष्मिक दोनों का मिश्रण होता है। इसका मिश्रण होता है, दोनों का मिश्रण होता, इसमें दोनों का मिश्रण होता है, ये दोनों के मध्य भाग में पाई जाती है। फिर इसका हो जाएगा तीसरे का, पहला हो जाएगा कि ये जीभ के, ये जीभ के नीचे भाग पर पाई जाती है, नीचे भाग पर पाई जाती है। फिर दूसरा इसका हो जाएगा कि ये श्लेष्मिक का स्त्रावण करते, श्लेष्मिक का स्त्रावण करते। समझ में आ गया? लार ग्रंथि को 3 भागों में बांटा गया। सबसे पहले कर्णपूर्ण ग्रंथि, पेरिटोनियल ग्रंथि, ये गालों में पाई जाती है, सीरमी तरल का स्त्राव करते हैं। आपके ये इंपोर्टेंट और नाम याद रखना है। अधोजम दोनों के बीच में पाई जाती है, ये एक मिश्रित ग्रंथि यानी दोनों का मिश्रण श्लेष्मिक और तरल दोनों का स्त्रावित करते हैं। अधोजीवा ग्रंथि यानी जीभ के नीचे भाग पर पाई जाती है, ये एक श्लेष्मिक का स्त्रावण करते हैं। दैट इज ऑल। आपको समझ में आ गया? फिर अपन नेक्स्ट ग्रंथि के बारे में पढ़ते हैं, अग्नाशय ग्रंथि, पैंक्रियाज, अग्नाशय ग्रंथि। दूसरे अग्नाशय ग्रंथि, देखो ये ग्रंथि एक मिश्रित ग्रंथि है, अंतरस्त्रावी हार्मोन भी पैदा करती है और बहिस्त्रावी, बहिस्त्रावी जैसे अग्नाशय रस, और अंतरस्त्रावी यानी इंसुलिन हार्मोन, ग्लूकेगोन हार्मोन, ये दोनों का स्त्रावण करती है। तो मैं इसका ऐसे लिख सकता हूं, ये एक मिश्रित ग्रंथि है, ये एक मिश्रित ग्रंथि है जो अंतःस्त्रावी हार्मोन, अंतःस्त्रावी हार्मोन जैसे देखो इंसुलिन व ग्लूकेगॉन और तथा बहिस्त्रावी अग्नाशय रस का स्त्रावण करती, अग्नाशय रस का स्त्रावण करती है। समझ में आ गया? यानी ये एक मानव के शरीर में एक मिश्रित ग्रंथि है, यानी दोनों प्रकार के हार्मोन्स व रस पाया जाता है। देखो जो अंतःस्त्रावी यानी इंसुलिन व ग्लूकेगॉन का हार्मोन का स्त्रावण करती है, तो बहिस्त्रावी में हो जाएगा अग्नाशय रस का स्त्रावण करती है। समझ में आ गया?
फिर दूसरा पॉइंट है, ये ग्रंथि कहां पाई जाती है, तो आपको बताना है ये ग्रंथि यकृत, ग्रसनी व तिल्ली से ढकी रहती है, तिल्ली से ढकी रहती है। अब आपको लंबाई और आकार पूछ ले तो बताना है ये ग्रंथि 6 से 8 इंच लंबी व यू आकार की संरचना होती यू आकार की संरचना होती है। देखो सबसे पहले ये एक मिश्रित ग्रंथि जो अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों का नियंत्रण रखती है। ये ग्रंथि यकृत व ग्रसनी व तिल्ली से ढकी रहती है। किससे ढकी रहती है आपको पूछ ले स्थिति, तो वहां पाई जाती है मानव के शरीर में आरनाल के अंदर। ये ग्रंथि 6 से 8 इंच लंबी, अब लंबाई या इसकी आकृति पूछ ले तो आकृति है यू के आकार की आकृति पाई जाती है। फिर चौथा पॉइंट है अपना चौथा पॉइंट हो जाएगा इस ग्रंथि के द्वारा पाचक एंजाइम छोटी आंत जैसे देखो, जैसे भोजन के घटक में मैंने बताया था, जैसे कार्बोहाइड्रेट वसा व प्रोटीन के पाचन में मदद करते हैं। वसा प्रोटीन के पाचन में मदद करते हैं। अब आपको पूछ ले कि आंतों के अंदर कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन के पाचन में मदद कौन करते हैं, तो अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा पाचक एंजाइमों द्वारा किया जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट अपना लास्ट पॉइंट है इसका कि ये ग्रंथि मानव के शरीर में रक्त शर्करा का इंसुलिन डायबिटीज हार्मोन इंसुलिन व ग्लूकेगॉन हार्मोन द्वारा शर्करा का नियंत्रण किया जाता है। समझ में आ गया? देखो इसलिए वीडियो के अंदर मैंने थोड़ा बहुत डिटेल से समझाया था आपको। इस ग्रंथि के द्वारा पाचक एंजाइम स्रावित किए जाते हैं आंतों के अंदर, जैसे कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन, उनका पाचन छोटे छोटे अणुओं के रूप में सरलीकृत किया जाता है। फिर ये ग्रंथि मानव के शरीर में रक्त शर्करा यानी रक्त ब्लड के अंदर शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है तो इंसुलिन हार्मोन हो जाता है, जिसे इंसुलिन का इंजेक्शन लगाया जाता है, डायबिटीज बीमारी हो जाती है। तो ग्लूकेगॉन व इंसुलिन हार्मोन के द्वारा रक्त के शर्करा का नियंत्रण किस ग्रंथि द्वारा होता है, तो पैंक्रियाज ग्रंथि अग्नाशय ग्रंथि द्वारा होता है। ये अपनी अग्नाशय ग्रंथि कंप्लीट। फिर थर्ड अपनी लास्ट है यकृत ग्रंथि, जो मानव के शरीर में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत लीवर ग्रंथि कही जाती है। तो तीसरी ग्रंथि अपनी यकृत ग्रंथि। ज्यादा डिटेल में नहीं है। देखो लीवर ग्रंथि सबसे पहले तो ये मानव शरीर की सबसे बड़ी व महत्वपूर्ण ग्रंथि है। समझ में आ गया? फिर इनकी पूछ ले ये मध्य पट यानी डायाफ्राम, ये मध्य पट या डायाफ्राम के पीछे लगभग त्रिकोणाकार
त्रिकोणाकार आकृति होती है। और तीसरा इसका हो जाएगा, ये दाईं ओर वजन ज्यादा होता है। इसका दाईं ओर वजन क्या होता है? ज्यादा होता है। समझ में आ गया? यकृत ग्रंथि ये मानव शरीर की सबसे बड़ी व महत्वपूर्ण ग्रंथि, ये मध्य पर डायफ्राम के पीछे लगभग त्रिकोणाकार की होती है। ये दाईं ओर इसका वजन क्या होता है? ज्यादा होता है। फिर चौथा पॉइंट हो जाएगा अपना, 2-3 पॉइंट और इंपोर्टेंट है। चौथा पॉइंट है, यकृत ग्रंथि को सामने से देखने पर दाईं व बाईं दो प्रकार की यकृत पालिकाओं में बटी या दो पालिकाओं में पाई जाती है। ये पालिकाएं यकृत में लगभग 1,00,000 संरचनात्मक व क्रियात्मक संरचना प्रदान करते हैं। लगभग अनुमान लगाया जाता है, फिक्स नहीं, संरचना प्रदान करते हैं, उसे यकृत पालिकाएं कहते हैं। समझ में आ गया? फिर अपना लास्ट पॉइंट है, ये पित्त रस का स्त्रावण करती है। देखो यकृत ग्रंथि, अब आपको पूछ ले कि पित्त रस का स्त्रावण कहाँ होता है, तो पित्ताशय के अंदर होता है। बट पूछ ले आपको किस ग्रंथि के अंदर होता है, तो कौन सी ग्रंथि के अंदर होता है? यकृत ग्रंथि के अंदर। तो इस ग्रंथि में पित्ताशय के अंदर पित्त रस का भंडारण या संचय होता फिर होगा। फिर ये आगे पित्त वाहिनी में चला जाता है। पित्त वाहिनी में चला जाता। समझ में आ गया? यकृत ग्रंथि को सामने से देखने पर दाईं और बाईं दो प्रकार की यकृत पालिकाएं में पाई जाती है। ये पालिकाएं लगभग 1,00,000 संख्या में त्रिकोणा आकार की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक संरचना पाई जाती है, उसे यकृत पालिकाएं कहा जाता है। इस ग्रंथि में पित्ताशय के अंदर पित्त रस का स्त्रावण या भंडारण संचय होता है, जिसे ये आगे पित्त वाहिनी के अंदर भेज दिया जाता है। ये ग्रंथियां अपनी पूरी होगी, पाचक ग्रंथियां। कल पढ़ेंगे पाचक एंजाइम के बारे में। आज के लिए धन्यवाद।